नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में जनरल टर्म पे TR+1 पे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है ना। एक्स किसी पावर कोफिशिएंट देखना या कोई पोजीशन का टर्म निकालना T7 T8 या नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स किसी एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो ये सब क्वेश्चन कर रहे थे। ये सारे एप्लीकेशन है R+1th टर्म के, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो एक्सपेंशन हम लोग फिर से लिख लेते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। x प्लस वाई का पावर n था, तो ये होता है NC0 x का पावर n y का पावर 0 प्लस NC1 x पावर n-1 y का पावर 1 NC2 x पावर n-2 y का पावर 2 एंड सो ऑन। NCR x पावर n-r y का पावर r एंड सो ऑन, लास्ट में NCN x पावर 0 y का पावर n, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं। इसके पहले वाला टर्म अगर देखेंगे तो वो होगा प्लस NCN-1 x का पावर 1 y का पावर n-1, ठीक है ना। और इसी को शॉर्ट में लिखे थे हम लोग, सिग्मा r इक्वल टू 0 से n NCR x का पावर n-r y का पावर r, नहीं। चलो तो इसमें हम लोग जनरल टर्म पे क्वेश्चन किए पिछले क्लास में, ठीक है ना। अभी देखो ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे थे, नहीं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स था n+1, नहीं, और x का पावर घटता घटता 0 हो जाता है फर्स्ट टर्म का, और y दूसरा टर्म जो है वो 0 से n तक बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और हर एक टर्म में दोनों के पावर का सम n के इक्वल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जनरल टर्म था TR+1। तो अभी हम लोग लिखते हैं, देखो ये नेक्स्ट नंबर कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम beginning and end are equal। स्टार्टिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस पे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट देखें तो ये NC0 है, मतलब 1 है, नहीं। और एंड से फर्स्ट टर्म का देखें, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट तो ये NCN है, ये भी 1 है, नहीं। तो दोनों इक्वल है, नहीं। स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म। इसी तरह मान लो स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट देखें और एंड से सेकेंड टर्म का देखें, तो दोनों इक्वल है, NC1 और NCN-1, ठीक है ना। समझ गया। तो कहा गया है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट, नहीं, स्टार्टिंग और एंड से इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म्स है उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, यही प्रॉपर्टी होता है NCR इक्वल टू NCN-r, नहीं। तो इसमें ये जो है NCR, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ TR+1, ठीक है ना। R+1th टर्म का ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, नहीं। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ TR+1 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग से R+1th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, ठीक है ना, ये वाला। और ये जो है ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ TR+1 फ्रॉम एंड, ठीक है ना। एंड से R+1th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, ठीक है ना, सही ना। मान लो हम लिखते हैं 20C5, तो ये जो है 6th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है ना, T6 का, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जितना सफिक्स है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, नहीं। ये R है तो R+1th टर्म का ये कोफिशिएंट है, नहीं। ये NC0 है तो फर्स्ट टर्म का है, NC1 है तो सेकेंड टर्म है, नहीं, एक ज़्यादा है, नहीं। तो ये
सिक्स्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है बिगिनिंग से, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं हम लोग 20C15, नहीं तो ये एंड से सिक्स टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये है T6 फ्रॉम एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6 फ्रॉम एंड, और ये है T6 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। और उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6 फ्रॉम बिगिनिंग एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6 फ्रॉम एंड। समझ गए बात। तो मान लो कभी कभी एक आ जाता है कि हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे कि T7 निकालिए, मतलब स्टार्टिंग से सेवेंथ टर्म निकालिए, ठीक है ना। अब उल्टा क्वेश्चन होगा कि एंड से सेवेंथ टर्म निकालिए, ठीक है ना। समझ गए बात। तो क्वेश्चन ये है, देखो, फाइंड एट्थ टर्म फ्रॉम एंड in the binomial expansion a plus bx का पावर 12, ठीक है ना। a plus bx का पावर 12 है, उसमें एट्थ टर्म एंड से एट्थ टर्म निकालना है, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग लिखते हैं पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T8 फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है ना। तो T8 का बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये क्या निकलेगा 12C7, नहीं n का वैल्यू 12 है और 12C7 होगा, ठीक है ना। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T8 फ्रॉम एंड, ये कितना होगा, तो 12C5, नहीं NCR है तो NCN-R लिख दिए, ठीक है ना। तो एंड से एट्थ टर्म है ये, ठीक है ना, सही ना। अब जब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट पता चल गया तो बाकी पावर भी पता चल जाएगा, नहीं। तो हम लोग लिखेंगे T8 फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 12C5, और C का सफिक्स 5 है तो A का पावर 7 होगा, नहीं तो दिस माइनस दिस, और BX का पावर 5 होगा, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये हो गया 12C5, A का पावर 7, B का पावर 5, X का पावर 5, ठीक है ना। क्लियर बात। तो अगर एंड से कोई टर्म निकालना हो, नहीं हम लोग ये जो r+1 टर्म पढ़े वो बिगिनिंग से पढ़े, तो एंड से जब निकालना हो तो पहले बिगिनिंग से निकाल लेंगे और उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट देख लेंगे बिगिनिंग से वाले का, और NCN-R लिख देंगे तो एंड से उसी पोजीशन पे बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है ना, एंड से लास्ट से, ठीक है ना। और जब बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गया तो बाकी क्या होगा ये क्लियर है, नहीं समझ के बाद। तो इस तरह से निकाल लेना है। चलो अब लिखते हैं मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है ना। मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है ना। सही ना, मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n+1 होंगे, ठीक है ना। अब n+1 टर्म्स अगर किसी सीरीज में है तो उसमें मिडिल टर्म एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नहीं। जैसे मान लो हम n का वैल्यू 3 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं का वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगा, नहीं।
n का वैल्यू 2 रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगा, मतलब T1 T2 T3 होगा, नहीं n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 टर्म होगा, नहीं T1 T2 T3 T4, ठीक है ना, ऐसा होगा। n का वैल्यू 5 रखेंगे 4 रखेंगे तो 5 टर्म होगा, T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है ना। चलो तो इसमें देखते हैं, तो बीच वाला टर्म ये है, नहीं मिडिल टर्म एक है, मिडिल टर्म नहीं। इसमें देखते हैं तो 2 टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म है, ठीक है ना। फिर इसमें 5 टर्म है तो ये मिडिल टर्म है, नहीं सही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, नहीं, क्योंकि एक ज़्यादा टर्म होता है ना, n+1 टर्म्स होता है, तो n अगर इवन है तो n+1 ऑड होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और उस केस में एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड करके +1 कर देंगे, नहीं ये सेकेंड टर्म है, नहीं। तो जैसे मिडिल टर्म ये निकालना है तो 4/2 + 1, ठीक है ना, मतलब T3 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं मिडिल टर्म व्हेन n इज इवन, सही ना, n जब इवन हो जाए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि n+1 टर्म्स होता है, तो n इवन तो n+1 ऑड, नहीं। अब तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, और वो कौन सा होगा, तो Tn/2 + 1, ठीक है ना। मतलब n इवन है, इसमें 2 से डिवाइड कर देना है, +1 कर देना है, ठीक है ना। तो ये टर्म जब लिखेंगे तो क्या होगा, NCn/2, नहीं, मतलब ये समझो r+1 है, नहीं, तो Tr+1 लिखते हैं तो NCr लिखेंगे, एक कम लिखेंगे इससे, नहीं, तो x का पावर n/2 और y का पावर भी n/2, ठीक है ना। सही ना। तो जब n इवन होता है तो एक ही मिडिल टर्म होता है, उसमें दोनों टर्म पे पावर इक्वल होता है, और वहीं सफिक्स भी होता है, ठीक है ना, सही ना। समझ के बाद जैसे मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म ऑफ एग्जाम्पल a + bx का पावर 10, ठीक है ना, सही ना। तो इस बाई 2 करेंगे +1 करेंगे, नहीं तो T6 आ जाएगा, ठीक है ना। T6 = 10C5, और a का पावर 5 और bx का पावर भी 5, ठीक है ना, नहीं, दोनों की इक्वल पावर और वही सफिक्स रख देंगे, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म एक होता है, और जब n ऑड होगा तो जब n ऑड है, देखो तो 2 मिडिल टर्म है, नहीं सही ना। तो 2 मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे अब, तो इसमें 1 ऐड करके एक बार, तो 3 + 1/2 करेंगे, नहीं, तो T2 आ जाएगा, और ये 3 + 1/2 और +1 कर देंगे, ठीक है ना, तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो जब n इवन है तो सीधा 2 से डिवाइड करके +1 करना है, नहीं, और जब n ऑड है तो +1/2 करना है, और फिर इसमें एक ऐड कर देना है, 2 मिडिल टर्म, ठीक है ना, सही ना। इसका मतलब T2 और इसका मतलब T3, तो T2 और T3 मिडिल टर्म है, नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, और इसका मतलब देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, और मिडिल टर्म्स कौन कौन सा, Tn+1/2, नहीं सही ना। तो Tn+1/2 कितना लिखेंगे, NC, इसमें एक कम करेंगे तो NCn-1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सफिक्स जो है वो सेकेंड टर्म का पावर होगा, मतलब y का पावर होगा, ठीक है ना। तो y का पावर n-1/2, और दिस माइनस दिस करेंगे तो x पावर n+1/2, ठीक है ना। ये एक मिडिल टर्म हुआ, सही ना। और दूसरा मिडिल टर्म Tn+1/2 और +1, ठीक है ना, ये निकलेगा, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर।
टी एन प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो दिस इज एन सी एन प्लस 1/2, नहीं इससे एक कम लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और ये सेकेंड टर्म का पावर रहेगा, मतलब y का पावर n प्लस 1/2 और x पावर n माइनस 1/2, ठीक है ना। समझ गए आप? तो इस तरह से दोनों मिडिल टर्म आ गए, नहीं तो जब n ऑड हो जाए तो दो मिडिल टर्म निकाल के रख देंगे, दोनों मिडिल टर्म है। और जब n इवन है तो एक मिडिल टर्म ये वाला है, ठीक है ना। इवन वाले में तो सीधा जितना पावर n है तो n/2 कर देना है, आधा आधा पावर दोनों पे कर देना, दोनों टर्म पे, और वही सफिक्स भी लिख देना है, ठीक है ना। समझ गए आप? सही ना। तो इसको देखो तो ये है स्टार्टिंग से ये वाला टर्म, ठीक है ना। और इसका n माइनस आर लिखोगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये एंड से यही वाला टर्म है, ठीक है ना। n प्लस 1/2th टर्म स्टार्टिंग से ये है और एंड से ये है, ठीक है ना। समझ गया? क्वेश्चन लिखते हैं, देखो फाइंड मिडिल terms in the expansion फर्स्ट है a प्लस बी एक्स का पावर 10, ठीक है ना। तो इवन है ये, ठीक है ना। तो t 10/2 प्लस 1th टर्म होगा, नहीं मतलब t6 मतलब 10c5 a का पावर 5 bx का पावर 5, ठीक है ना। और सेकेंड मान लेते हैं a प्लस बी एक्स का पावर 21, नहीं तो अब n ऑड हो गया तो दो मिडिल टर्म होगा, नहीं तो दो मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म्स आर t 21 प्लस 1/2, नहीं तो मतलब t 11 कैसे लिखेंगे, तो n 21c 10, नहीं a का पावर 11 bx का पावर 10, ठीक है ना। और दूसरा इसी में 1 ऐड कर देंगे तो t12, तो 21c 11 a का पावर 10 bx का पावर 11, ठीक है ना। तो देखो ये NCR है, ये NCN माइनस आर है, नहीं तो ये स्टार्टिंग से 11th टर्म है और ये स्टार्टिंग से 12th टर्म है, तो ये एंड से 11th टर्म है, ठीक है ना। नहीं क्योंकि NCR NCN में सारा है, तो जो पोजीशन स्टार्टिंग से इसका है वही एंड से इसका है, ठीक है ना। समझ के बाद तो मिडिल टर्म निकालना क्लियर है, नहीं इस तरह से मिडिल टर्म निकालते हैं। चलो इसको हटाते हैं। ये दो मिडिल टर्म यहाँ लिखे हैं, एक मिडिल टर्म ये है और एक ये है जब n ऑड है, ठीक है ना। इवन वाले में तो एक ही है ये वाला, ठीक है ना। अब क्या है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को सिर्फ देखते हैं, तो जब n का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो दो टर्म होगा, नहीं n का वैल्यू अगर 1 रखें इसमें तो दो टर्म होगा, एक का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 1c0, एक का होगा 1c1, नहीं सही ना। समझ गया। तो 1c0 मतलब 1, 1c1 का मतलब भी 1, नहीं तो 1 1 लिख देते हैं इसको सॉल्व करके। n का वैल्यू 2 रखते हैं तो तीन टर्म होगा, 2c0 2c1 2c2, तो 1 2 1, ठीक है ना। 2c0 1 2c1 2 2c2 1, नहीं n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3c0 1 3c1 3, नहीं 3c2 भी 3 और 3c3 1, ठीक है ना। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट का ऐसा ट्रेंड होता है, मतलब ये जो लिखा गया है इन दोनों को ऐड करके लिखा गया, नहीं ये NCR प्लस 1 तो n प्लस 1 CR प्लस 1, नहीं वही वाला प्रॉपर्टी है, नहीं ये n है 1 है यहाँ पर 1c0 1c1 इक्वल टू
2c1 नहीं, तो 2c1 आ गया, ठीक है ना। मतलब n में एक बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 4 पे जब लिखेंगे तो 1 4, दोनों को ऐड करेंगे 6 4 1, ठीक है ना। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इस तरह से होता है, ठीक है ना। नहीं, ये हम लोग n का वैल्यू लिखे, मतलब पावर जो n है वो लिखे हैं, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ लिखे हैं, ठीक है ना, NCR का वैल्यू। तो देखो यहाँ से देखो तो मिडिल टर्म ये है, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, नहीं, इसमें 2 मिडिल टर्म होगा, ये दोनों, तो दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, और इसमें फिर से मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट बड़ा है, नहीं, सही ना। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है और 1 से ही एंड होता है, नहीं, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ 1 से एंड हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ 1 से एंड हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से पहले बढ़ते बढ़ते कहीं गया होगा, मैक्सिमम हुआ, और फिर घटते 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 1 हो गया, नहीं, सही ना। तो जो मैक्सिमम होता है वो मिडिल टर्म में होता है, ठीक है ना, सही ना। तो लिखते हैं इस तरह से, बाइनोमियल को नोट करके लिखते हैं इसको। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म is/r ग्रेटेस्ट, सही ना। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, और अगर 2 मिडिल टर्म है तो दोनों का इक्वल होगा और वही ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है ना। दोनों देखो, जैसे 2 मिडिल टर्म है इसमें, ये और ये, n जब ऑड है तो दोनों का वैल्यू बराबर है, क्योंकि ये NCR है, ये NCn-r है, नहीं, तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म का जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि 1 से बढ़ते बढ़ते मिडिल टर्म पे ग्रेटेस्ट होता है, और फिर घटते घटते 1 हो जाता है। तो अगर 2 मिडिल टर्म है तो दोनों इक्वल होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, और वहीं ग्रेटेस्ट भी होगा, ठीक है ना, सही ना। तो क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है, फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन हैविंग एक्सपेंशन लिख देते हैं, ax² प्लस b/x का पावर 11, फाइंड द टर्म इन द एक्सपेंशन हैविंग ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला टर्म निकालना है, मतलब मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, 11 + 1/2 मतलब t6 हो जाएगा, और t6 मतलब 11c5, नहीं, और ax² का पावर 6 और b/x का पावर 5, नहीं, एंड दूसरा होगा t7, इसका अगला वाला टर्म। तो t7 मीन्स 11c6, नहीं, दोनों इक्वल है, NCR अनुसार। तो इस बार ax² का पावर 5 और b/x का पावर 6, ठीक है ना। तो 11c5 यही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और ये वाला टर्म ये पूरा है, और ये भी सेम है, नहीं, 11c5 के इक्वल ही है ये भी, और ये वाला टर्म ये है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया था हमको फाइंड द टर्म, कंप्लीट टर्म निकालना है। कौन सा टर्म, जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, मतलब मिडिल टर्म पूरा पूरा निकालना है, ठीक है ना। तो 2 मिडिल टर्म है, दोनों निकाल देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इसको उठाते हैं हम। चलो लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म।
ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई का पावर n, ठीक है ना। और x प्लस वाई का पावर n एक्सपेंशन अब शॉर्टकट में लिख देते हैं हम लोग NCR x का पावर n माइनस आर, y का पावर r, नहीं। तो इसमें n प्लस वन टर्म्स होगा, नहीं सही ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको x दे दिया जाता है 2 3 4 5 कुछ भी 1/2 1/3, y भी दे दिया जाता है, n तो दिया हुआ रहेगा ही। तो तीनों दे करके ये पूछा जाता है कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो, कौन सा होगा। n प्लस वन टर्म्स इसमें है, नहीं। तो उसमें पूरा टर्म मिलके सबसे बड़ा कौन सा होगा, ठीक है ना। अभी पीछे जो सबसे बड़ा पढ़े ग्रेटेस्ट, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट खाली था, नहीं। मिडिल टर्म का ये बड़ा होता है, ठीक है ना। अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग कि पूरे टर्म का वैल्यू किस कहाँ कौन सा बड़ा होगा, ठीक है ना। समझ गए बात। इसमें एक्स वाई आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो n प्लस वन टर्म्स जो है आपके पास, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा टर्म है ये निकालना है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं। चलो तो इसमें और क्या करते हैं हम लोग, लेट TR प्लस वन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ये मान लिए, ठीक है ना। TR प्लस वन को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान लिए, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे TR प्लस वन बाई TR, नहीं। जब ये ग्रेटेस्ट टर्म है सबसे, तो उसके बाद वाला टर्म तो उससे छोटा ही होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है कल, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, नहीं। क्लियर बात है ये, नहीं। TR प्लस वन सबसे बड़ा मान लिए, तो अब बड़े वाले में छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 मिलेगा। हो सकता है कि ग्रेटेस्ट ये भी हो जाए तो इक्वल मिलेगा 1, लेकिन लेस देन नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। और मॉड क्यों लगाए, क्योंकि सिर्फ हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड देखना है खाली, ठीक है ना, साइन नहीं देखना है। लेकिन देखो, अगर TR प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा तब तो ये बात सही है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि मान लो ये बात सही हो गया तो हम लोग ये नहीं कर देंगे कि TR प्लस वन ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये सिर्फ हुआ कि आगे वाला टर्म जो है अपने जस्ट पीछे वाले टर्म से बड़ा है, नहीं। ये सबसे बड़ा है ये बात नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब उल्टा भी लगा देते हैं, एंड TR प्लस टू बाई TR प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। सही ना। TR प्लस वन सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा को इस बार डिवाइड किए हैं, ऊपर छोटा वाला टर्म है तो लेस देन 1 मिलेगा, इक्वल होगा तो इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि इससे हुआ कि आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले से बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि आगे वाला टर्म पीछे वाले से छोटा है, नहीं। तो दोनों मिला के हो गया कि TR प्लस वन सबसे बड़ा है, नहीं। सही ना, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाला टर्म बड़ा होते गया, नहीं। सही ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है ना। सही ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाला टर्म अब छोटा है, नहीं, ऐसे छोटा होता गया, तो ये सबसे बड़ा है, नहीं। समझ गया। तो दोनों जब सही हो जाएगा तो इसका मतलब TR प्लस वन ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो TR प्लस वन निकालते हैं, TR प्लस वन। तो TR प्लस वन निकले कितना, NCR, नहीं, NCR x पावर n माइनस आर वाई पावर r, नहीं। और TR निकालेंगे तो ये होगा NCR माइनस वन एक्स का पावर n माइनस आर प्लस वन, नहीं। दिस माइनस दिस करेंगे और y का पावर r माइनस वन, ठीक है ना। दोनों का सम n होना चाहिए। और TR प्लस टू निकालेंगे तो NCR प्लस वन होगा x का पावर n माइनस आर माइनस वन, y का पावर r प्लस वन, ठीक है ना। तो यही तीनों टर्म निकालना है। अब पहला इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो TR प्लस वन अपॉन TR, नहीं, तो दिस अपॉन दिस, तो NCR अपॉन NCR माइनस वन इंटू एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर r अपॉन प्लस वन वाई पावर r माइनस वन का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं। चलो तो ये कैंसिल होके नीचे x बच जाएगा
और ये कैंसिल होकर ऊपर y बच जाएगा नहीं, और ये तो पॉजिटिव है तो बाहर आ जाएगा, और ये प्रॉपर्टी होता है NCR बाय NCR माइनस 1 नहीं, तो क्या होता है n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं NCR का। और ये मॉड y बाई एक्स नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये पीछे हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं, उसी को यूज़ कर दिया गया है, और y बाई एक्स का मॉड नहीं, सही ना। चलो क्लियर। अब इसी तरह से दूसरा लगाना है TR प्लस 2, मतलब दिस अपॉन दिस नहीं, बाई TR प्लस नहीं, दिस अपॉन दिस। तो लगाते देखो NCR प्लस 1 x का पावर n माइनस आर माइनस 1 y का पावर r प्लस 1 अपॉन NCR x पावर n माइनस आर y का पावर r, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें देखो, तो नीचे x बच जाएगा और ऊपर में y बच जाएगा नहीं, सही ना। ये तो पॉजिटिव है, फिर से मॉड रहेगा इसमें, ये तो पॉजिटिव है तो बाहर आ जाएगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे NCR बाय NCR माइनस 1 इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 बाई आर। तो यहाँ पर जो r होता है ये बड़ा होता है नहीं, जो ऊपर में बड़ा वाला है वो r यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर r की जगह r प्लस 1 है नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको n माइनस आर प्लस 1 नहीं प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 और मॉड ऑफ y बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1, सही है। चलो तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मॉड ऑफ y बाई एक्स को k कर लेते हैं, ठीक है ना, k से, ठीक है ना, सही ना। मॉड ऑफ y बाई एक्स यहाँ भी है, इसको k कह देंगे, इसको भी k कह देंगे। मॉड ऑफ y बाई एक्स मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का मॉड ले लेना है, उसको k कहना है, ठीक है ना। चलो तो इसको देखते हैं, इसको ये 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, ठीक है ना। तो 1 फ्रॉम 1, चलो n माइनस आर प्लस 1 इंटू के हो गया नहीं, क्योंकि मॉड y बाई एक्स को k कह दिया तो k हो गया। ये r तो पॉजिटिव होता है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है ना। r को इकट्ठा कर लेते हैं, हमको r निकालना है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले TR प्लस 1 को ग्रेटेस्ट मान लिए है। अब r अगर निकल जाए तो r पुट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा नहीं। तो ये हो गया n प्लस 1 k इज ग्रेटर देन k प्लस 1 इंटू r, ठीक है ना। तो r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 k बाई k प्लस 1, ये 1 से आ गया नहीं। सिमिलरली 2 से देखेंगे, सही ना। 2 से देखेंगे तो 2 में देखो क्या है, n माइनस आर इंटू के है नहीं, n माइनस आर इंटू के इज लेस देन इक्वल टू r प्लस 1, इधर चला गया, सही ना। तो r को उधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो k का वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन n के माइनस 1 बाई के प्लस 1, ठीक है ना, सही ना, r का वैल्यू। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो कहा गया कि इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा नहीं। तो इसको हटा लेते हैं अब। एन के माइनस 1 बाई के प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 k बाई के प्लस 1, ठीक है ना। तो ये रेडीमेड रखना है, ठीक है ना। और जैसा हम लोग जानते हैं कि r होल नंबर होना चाहिए नहीं, NCR में r होल नंबर होना चाहिए, तो इसके बीच में जो होल नंबर आ जाए वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात। तो r होल नंबर है तो r मान लो इसका वैल्यू 1.2 आ गया, इसका वैल्यू 2.5 आ गया, 1.2 और 2.5, इसके बीच में होल नंबर कितना है, r का वैल्यू 2 है नहीं, ये तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो r का वैल्यू निकल गया और r का वैल्यू पुट कर देना है, तो T3 होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट नहीं। कभी कभी 2 r का वैल्यू भी आ जाएगा तो 2 ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना, समझ गया।
तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देते हैं कि k इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ y बाई एक्स। चलो, तो अब हमको न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालना हो तो हम लोग ऐसा नहीं कि अब पूरा सब हरदम डिराइव करेंगे, अगर ये याद नहीं है तो डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा ये रिजल्ट पता रखेंगे, ठीक है ना, सही ना। जहाँ पर n क्या है तो पावर है, k क्या है तो मॉड y बाई एक्स, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का मॉड है, और ये यहाँ पुट करने के बाद r होल नंबर जो आए वही सॉल्यूशन हो गया, और r का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है तो निकल जाएगा टर्म, तो वो निकाल लेंगे इससे तो ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात, क्लियर। तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म में ये रिजल्ट रेडीमेड रखना है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion 4 plus 3x का पावर 7 when x equal to 2 by 3, at x equal to 2 by 3, सही ना। चलो, तो देखो इसको ऐसे कंपेयर करेंगे तो अब y का वैल्यू 3x है और x फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है, नहीं ये फिक्स है 4, और ये 3x है सेकेंड टर्म, और x का वैल्यू दिया हुआ है तो ये भी टर्म दिया हुआ है, नहीं तो x y दोनों दिया रहता है इसमें, ठीक है ना, समझ गए। तो पहले हम लोग k निकालेंगे, k का वैल्यू होता है मॉड ऑफ y बाई एक्स, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 बाई 3 बाई 4 का मॉड, तो 1 बाई 2 आ गया, ठीक है ना, सही ना। तो पहले k निकाल लिए, अब ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये होता है n k माइनस 1 बाई के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 के बाय के प्लस 1, ठीक है ना। जहाँ पर k हम लोग निकाल चुके हैं, n का वैल्यू है 7 और k का वैल्यू है 1 बाई 2, पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 7 बाई 2 हो गया, नहीं माइनस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1, 8 हो गया, नहीं n 7 है तो 8 हो गया, इंटू 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो 7 बाई 2 माइनस 1 5 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, नहीं तो 5 बाई 3 हो गई, और ये हो गया 8 बाई 2 और 3 बाई 2, तो 8 बाई 3 हो गया, नहीं सही ना, सही ना। तो अब इसके बीच में होल नंबर r होल नंबर है, नहीं तो ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो r का वैल्यू 2 होगा, नहीं सही ना, एक ही वैल्यू आएगा r का, नहीं। तो r का वैल्यू 2 हो गया, मतलब ये हुआ कि T3 इज मतलब 2 प्लस 1 T3 इज न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट, नहीं r का वैल्यू जितना आया उसमें एक ऐड कर देंगे तब न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है ना। अब आंसर में T3 न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट भी लिखा जा सकता है, या T3 का जो वैल्यू है वो लिखा जा सकता है। T3 क्या होगा तो 7C2, नहीं सही ना, इसका T3 निकालना है तो 7C2 होगा, फर्स्ट टर्म मतलब 4 का पावर 5 और 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 बाई 3 का पावर 2, नहीं सही ना। तो 7/7C2 और ये 2 का पावर 10 हो गया और 2 का पावर 12 हो गया, नहीं सही ना। तो ये न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म आ गया, सही ना। तो जब ये r का इंटरवल आता है, सही ना, r का इंटरवल आ जाता है तो उसमें या तो r का एक वैल्यू होगा या 2 वैल्यू होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं 2 से ज़्यादा क्यों नहीं होगा, ये कैसे कर रहे हैं। तो इस इंटरवल को देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसको देखो ऐसे लिखा हुआ है
एन के माइनस वन बाई के प्लस वन, नहीं इधर वाला लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन इक्वल टू, अब इधर वाला देखो इसको लिखते हैं एन के, नहीं एन के लिखते हैं और माइनस वन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखना होगा, प्लस के प्लस वन लिखना होगा, नहीं बाई के प्लस वन। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड होगा, यहाँ वन हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा एन के माइनस वन बाई के प्लस वन, ठीक है ना। तो ये कोई नंबर है उससे एक बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके बीच में एक इंटीजर होगा या दो इंटीजर होगा, अगर ये इंटीजर आ गया तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर आ जाएगा, नहीं मान लो ये 2 आ गया तो ये आ जाएगा 3, तो आर का वैल्यू 2 से 3 क्लोज है तो 2 और 3 दोनों लेंगे, नहीं मान लो ये 0.5 आया तो ये 1.5 आएगा तो आर का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो इंटरवल लिखे हैं आर का, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर का 2 ही वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया। 2 वैल्यू कैसे हो, क्लियर है, या तो एक वैल्यू या 2 वैल्यू, ठीक है ना। एक से कम भी नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बीच में कोई ना कोई इंटीजर जरूर आएगा, ठीक है ना। तो या तो 1 या 2, ठीक है ना। तो वहीं आर निकाल के इसे पुट कर देना है, फिर टर्म निकाल लेना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 4 plus 5x का पावर 11 at x इक्वल टू -4/5, ठीक है ना। सही ना, इस बार x का वैल्यू नेगेटिव दे दिया और फिर से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल, न्यूमेरिकली मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। चलो तो फिर से मान लेंगे हम लोग TR+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और r का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, नहीं और उसके पहले k निकाल लेते हैं, k मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का मॉड, ठीक है ना। तो k पहले निकाल लेते हैं, k इज मॉड ऑफ 5x/4 और 5x का वैल्यू -4/5/4 का मॉड तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, सही ना। चलो तो k का वैल्यू 1 आ गया, पुट करते हैं इसमें, ठीक है ना। n का वैल्यू इसमें 11 है, नहीं तो हम लोग निकालेंगे nk -1/k+1, इसको बार बार लिख के याद कर लेना है, ठीक है ना, n+1k/k+1, ठीक है। n k1 है, नहीं k1 है, निकाल चुके हम लोग। 11 - 1/2 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n+1 मतलब 12 × 1 नहीं बाय 2, k का वैल्यू 1 + 1 2, तो ये 5 आ गया और ये 6 आ गया, नहीं तो इस बार r का वैल्यू 5 और 6 नहीं होल नंबर है यार, तो 2 ही होल नंबर है इसमें, नहीं तो इस बार 2 वैल्यू आ गया, नहीं। चलो तो r का वैल्यू 5 है तो T6 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, नहीं तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आर T6 एंड T7, ठीक है ना। तो T6 निकालेंगे, तो T6 अगर इसका निकालेंगे तो 11C5 ठीक है ना, और 5x का पावर 6 नहीं 5x का पावर 6 और 4 का पावर 5, ठीक है ना, ये आ गया। चलो T7
एक्स का वैल्यू इसे पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू है -4/5 नहीं, तो एक्स का वैल्यू -4/5 है, तो 6 पावर है तो प्लस ही आएगा ही, तो दिस इज इक्वल टू 11c5, 5 कैंसिल हो गया, तो 4 का पावर 6, 4 पावर 11 हो गया नहीं, ऐसा हो गया। और ये प्लस में है तो न्यूमेरिकली के टेस्ट हो, मतलब मॉड लेना है तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। और T7 निकालते हैं तो 11c6, 5x का पावर 5 इस बार और 4 का पावर 6 नहीं, तो इसमें अगर x रखेंगे तो पावर 5 है तो माइनस आ जाएगा इस बार नहीं, 11c6 और 4 का पावर 10 फिर से आ जाएगा, 4 पावर 11, लेकिन माइनस में आ गई, ठीक है ना। तो चूंकि न्यूमेरिकली का टेस्ट निकालना है तो इसका मॉड ले देंगे। सही ना। तो इसमें देखो कि दो ग्रेटेस्ट टर्म आए, एक ये T6 और ये T7 नहीं, दोनों का वैल्यू सेम है, ग्रेटेस्ट है तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना। दो डिफरेंट वैल्यू ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, दो अगर ग्रेटेस्ट है तो सेम होगा तभी ग्रेटेस्ट होगा, तो दोनों का वैल्यू सेम है। अब न्यूमेरिकल वर्ड का मतलब समझो, अगर इसमें सिर्फ क्वेश्चन होता कि फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस नहीं, तो हम लोग निकालते पहले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट टर्म में जो पॉजिटिव आ गया नहीं वही ग्रेटेस्ट रहेगा, जो निगेटिव आ गया वो तो ग्रेटेस्ट नहीं, वो छोटा हो जाएगा, उससे बड़े टर्म और भी होंगे, ठीक है ना, सही ना। तो अगर सिर्फ इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कहा जाता तो सिर्फ इसको लिखते, तब ये नहीं लिखते। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहा गया, मैग्नीट्यूड सिर्फ कहा गया तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना, सही ना। और कभी कभी ग्रेटेस्ट टर्म कहा जाएगा और एक ही टर्म मान लो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आया नहीं, तो फिर ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे उसको हम लोग अभी करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये देखो इस क्वेश्चन में कि ये दोनों, इसका मिडिल टर्म भी है नहीं, इसका मिडिल टर्म निकालोगे, देखो n ऑड है तो दो मिडिल टर्म होगा, एक होगा 11 प्लस 1/2 नहीं, मतलब T6, ठीक है ना, और एक उसका अगला T7। तो इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ऐसा कब होता है, तो जब k का वैल्यू 1 हो जाए, k का वैल्यू देखो 1 हो गया तो मिडिल टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये बात होता है, ठीक है ना। तो k अगर 1 हो जाए तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल टर्म होगा, लेकिन उसको उल्टा से नहीं है, ठीक है ना, कि अगर मिडिल टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो k का वैल्यू 1 भी होगा और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो एक पहले क्वेश्चन जो कि उसमें एक मिडिल टर्म था, इसमें दो मिडिल टर्म था, चूँकि k 1 आ गया तो मिडिल पहले वाले में एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था, इसमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, और k का वैल्यू जब 1 हो जाता है तो मिडिल टर्म जो होता है वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है ना, नहीं। अब जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मान लो क्वेश्चन में होता ग्रेटेस्ट टर्म खाली निकालिए, न्यूमेरिकल वर्ड नहीं होता, तो उस केस में न्यूमेरिकली ही पहले निकालेंगे, तो पहले न्यूमेरिकली निकालेंगे, लेकिन अब दोनों में देखेंगे ग्रेटेस्ट कौन है, ठीक है ना, सही ना। तो ये पॉजिटिव के साथ आ गया तो यही ग्रेटेस्ट है नहीं, तब ये आंसर नहीं होता, सही ना। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक ही टर्म आया, सही ना, और एक ही टर्म आया और उस केस में अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकली तो निकाल लिए, तो निकालेंगे पहले न्यूमेरिकली ही, उसी से हम लोग ग्रेटेस्ट पता करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में थोड़ा अंतर है नहीं, ग्रेटेस्ट टर्म कहा जाएगा तो उसमें साइन के साथ देखेंगे, न्यूमेरिकल कहा जाएगा तो साइन हटा देंगे, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो क्वेश्चन देखो लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म लिखते हैं इस बार, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 1 + 2x का पावर 8 एट x इक्वल टू -2/3। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, ठीक है ना।
न्यूमेरिकली वाला बात नहीं है इस बार, लेकिन पहले निकालेंगे हम लोग न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। तो पहले प्रोसेस वही करेंगे, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। देखो तो पहले के निकालेंगे, के का वैल्यू होगा मॉड ऑफ 2x/1, तो मॉड ऑफ 2 इंटू -2/3/1 का मॉड, तो 4/3 आ गया नहीं। चलो, तो k का वैल्यू 4/3 आ गया, n का वैल्यू इसमें 8 है नहीं, सही ना, n का वैल्यू इसमें 8 है, और फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोगों को nk - 1/k+1 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू n+1k/k+1, ठीक है ना। चलो, तो nk करेंगे तो 32/3 -1/4/3+1 नहीं, लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n+1, 9 हो गया इंटू 4/3/4/3+1 तो 29/7 आ जाएगा, ठीक है ना। ट्वेंटी 29/7 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू, ये देखो 36/7, सही ना। तो ये है 4.1 के लगभग, और इधर है 5.1 के लगभग, ठीक है ना। तो r 5 आ जाएगा नहीं, r 5 आ गया नहीं, r होल नंबर है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे T6 नहीं, Tr+1 है। तो न्यूमेरिकल के टेस्ट टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है ग्रेटेस्ट टर्म। चलो, तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म इज T6 इज 8C5 नहीं, और 8C5 लिखेंगे तो कितना कितना होगा, 1 का पावर 3 और 2x का पावर 5 नहीं, x का वैल्यू -2/3 है, तो 8C5 ये तो 1 ही हो गया, और ये हो गया -4/3, x का वैल्यू -2/3 रखे 5, तो निगेटिव में ये टर्म आ गया नहीं। सही ना। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तो ये है, क्योंकि इसका मॉड लेंगे तो सबसे बड़ा ये है, ठीक है ना। लेकिन जब अब क्वेश्चन ग्रेटेस्ट हो गया तो ये अब नहीं होगा, ठीक है ना, निगेटिव में आ गया ये। अगर ये प्लस में आया होता, इस पर इवन पावर होता तो प्लस में आता, तब ये ग्रेटेस्ट भी होता। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही ग्रेटेस्ट टर्म कब हो जाएगा, जब वो टर्म पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अभी निगेटिव आया है, तो अब क्या होगा कि जैसा हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा कि पहले टर्म बढ़ता गया नहीं, आगे वाला टर्म पीछे वाले से बड़ा होता गया नहीं, और फिर एक ग्रेटेस्ट होने के बाद, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होने के बाद फिर घटते छोटा होता गया नहीं, सही ना। तो इसमें 9 टर्म्स हैं, n का वैल्यू 8 है, तो इसमें 9 टर्म्स हैं। तो ऐसा है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, ठीक है ना। इस तरह से 9 टर्म है, जिसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग T6 निकालें, ठीक है ना। न्यूमेरिकली निकालने, इसका मॉड लेंगे तो ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना, सही ना। तो लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म ये अब नहीं हो, क्योंकि निगेटिव के साथ आ गया है नहीं। तो अब क्या होगा कि टर्म पहले क्या हुआ, तो बढ़ता गया था ऐसे नहीं, तो जब ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो इसके बाद ये होगा ग्रेटेस्ट या ये होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को निकाल के कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा आ जाए वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। ये बात क्लियर है कि ये टर्म अगर माइनस में आया है तो ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा नहीं, ठीक है ना। मान लो T5 निकालते हैं, तो T5 कितना आएगा आप देखो, तो 8C4, 1 का पावर 4 और 2x का वैल्यू -4/3 है, तो -4/3 का पावर 4, तो 8C4 और 4/3 का पावर पॉजिटिव आ गया नहीं। और इसी तरह से T7 निकालेंगे, तो
तो 8c6 आएगा नहीं, और 1 का पावर 2 आएगा, और 4 -4/3 का पावर 6 आएगा। तो 8c6 और 4/3 का पावर 6 नहीं, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है ना। इन दोनों में जो भी बढ़ा जाए, क्योंकि हुआ था कि ऐसे बढ़ते 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 एक न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट हुआ था नहीं, और फिर घटते रहा था ये, तो ये तो न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट अब ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, ये होगा या इसके जस्ट पहले वाला होगा, क्योंकि ये सब इससे छोटा ही होगा, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग को क्या करना है एक्चुअली, तो 4/3 का पावर 4 तो इसमें भी है, इसमें भी है नहीं, सही ना। तो कंपेयर किसको करना है, 8c4 नहीं, और 8c6 और 4/3 का स्क्वायर नहीं, इन दोनों कंपेयर करना है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई है, तो जो जिसका ये बड़ा हो जाएगा उसका पूरा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो 8c4 मतलब फैक्टोरियल 8/4 फैक्टोरियल 4 नहीं, तो ये हो गया 876/5/4 3 2 नहीं, तो 4 2 8, तो 70 हो गया ये, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो 8 × 7/2 फैक्टोरियल इंटू 16/9, ठीक है ना। तो 2 4 जा, ठीक है ना, तो 64 × 7 64, और 1 से छोटा ही है, तो इससे तो छोटा ही होगा, ठीक है ना। ये 70 है, और ये 64 × 7/9, 1 से छोटा है, तो 64 से छोटा ही होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है ना, सही ना। इसका मतलब T5 इज ग्रेटेस्ट टर्म, T5 इज ग्रेटेस्ट टर्म, सही ना, एंड T6 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सही ना, T6 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, और T5 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है ना। अगर T6 ही पॉजिटिव साइन के साथ आ गया होता तो T6 ही न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट भी होता, ग्रेटेस्ट भी होता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो अब उसके दोनों अगल बगल का पॉजिटिव वाला आएगा, ये क्लियर है, तो वो दोनों निकाल के कंपेयर कर लिए हैं, तो जो बड़ा आ गया वो ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, ठीक है ना, समझ के बाद। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म पे करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें रिवर्स टाइप क्वेश्चन होता है कि मतलब पहले ही कर दिया कि 6 टर्म ग्रेटेस्ट है तो x निकालिए, ठीक है ना। अभी x दे करके ग्रेटेस्ट टर्म पूछा गया, अब ग्रेटेस्ट टर्म करके x पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो 1-2 क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे।